नमस्कार दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यदि आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है और पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबको पता होगा सी पार्ट में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिला एवं बाल अपराध के। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके किस प्रकार सही हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो भी आपको पढ़ाऊं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ज्यादातर का ये भी डाउट आता है कि हमारी जो धारा होती है धारा याद नहीं होती है तो किस प्रकार याद करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने वाला हूं। और दोस्तों बिल्कुल आप यदि अनपढ़ भी हो ना, यदि आपके समझ में भी नहीं आता है तब भी आपके इस वीडियो ये पूरी देखोगे ना तो पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। और आपको ये भी पता होगा 10 के 10 नंबर लाना बहुत ही इजी है, क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता होगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 50 पेज पढ़ने पड़ेंगे और 50 पेज के अंदर आपका 10 के 10 नंबर पूरे हो जाओगे। और यदि आप दोस्तों और कुछ पढ़ोगे ना तो इतनी मोटी बुक पढ़ोगे ना तब भी कोई अता पता नहीं है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। और आप यदि यहां से करेंगे तो 10 के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और आपको यह भी पता होगा एक ही क्वेश्चन आपको 1 लाख बच्चों से आगे ले जाएगा और एक ही क्वेश्चन आपको बहुत बच्चों से पीछे धकेल देगा। तो आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 20 मार्च तक आपका महिला एवं बाल अपराध उंगलियों पे होगा, मतलब कि चुटकियों में आपके याद होने वाला है। 20 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस है महिला एवं बाल अपराध का, वो कंप्लीट करा दूंगा 20 मार्च तक। तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें संशोधन कब हुआ था, कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, कौन कौन सी धाराओं के तहत कितनी सजा मिलती है, क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना। और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह इसको दोस्तों शेयर जरूर कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों मैं आपको बता दूं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। एक तो दोस्तों 1984 में और एक 86 में इसमें संशोधन भी हो चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जब ये लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि दहेज की कितनी स्थितियां बनती है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आपको बता दोस्तों लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। यह नियम दोस्तों जो अधिनियम है ये 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, आपको सबको पता होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि दहेज आखिर होता क्या है, दहेज लेना क्या अपराध है और होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको दहेज की परिभाषा बता देता हूं। दहेज का मतलब है कोई भी संपत्ति, ध्यान से सुन लेना, कोई भी संपत्ति हो या कोई भी बहुमूल्य वस्तु हो, मतलब कि कोई भी संपत्ति हो या कोई भी वस्तु हो का आदान प्रदान करना किसी भी पक्ष के द्वारा। यदि आप दोस्तों लड़की वाले पक्ष से हो तब भी आप यदि आदान प्रदान करते हो तब भी वो अपराध है, और यदि लड़के की तरफ से हो और आप यदि दहेज की मांग करते हो तब भी ये अपराध है। तो दोनों पक्षों के द्वारा ही दोस्तों ये अपराध है। क्या, वापस से देख लो, कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य वस्तु का आदान प्रदान करना किसी भी पक्ष के द्वारा, दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के द्वारा कानूनन अपराध है। और यही दोस्तों दहेज है। जो भी आप मांग करते हो ना कि मेरा छोरा नौकरी करता है मुझे 4 व्हीलर चाहिए, ये बिल्कुल अपराध है, आप इसके लिए जेल जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ये भी पूछेंगे यदि लड़की वाले मांग करे तब भी दोस्तों अपराध है, यदि लड़के वाले मांग करे तब भी वो अपराध है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, यदि बिना मांगे आपको कोई वस्तु दी जाती है वो दोस्तों अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वो दहेज के अंदर नहीं आता, वो उपहार के अंदर आता है, स्त्री धन के अंदर आता है। तो आपको बिना मांगे जो वस्तु दी जाएगी उसमें आपको कोई भी चक्कर नहीं पड़ेगा, आपको किसी प्रकार की दोस्तों सजा नहीं होगी। तो आपको मैंने बता दिया दहेज दोस्तों आप यदि मांगते हो अपराध है, यदि देते हो तब भी आप अपराध की श्रेणी में आते हो। यदि आप लड़की वाले की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से हो अपराध है। आगे बताओ दोस्तों कौन कौन सी चीजें वो दहेज के अंदर शामिल नहीं की गई है। पहले नंबर पे दोस्तों उपहार, जो भी लड़की है या लड़के को उपहार दिया जाता है वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम धर्म में दोस्तों एक मेहर की राशि दी जाती है, वो भी दोस्तों क्या है, वो भी दहेज की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अलावा तीसरा दोस्तों बिना मांगे कोई भी वस्तु आपको दी जाएगी वो भी दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी। तो मैंने आपको बता दिया बिना मांगे जो आपको कोई भी कुछ भी दिया जाएगा वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगी, मतलब कि आपके ऊपर कोई दोस्तों कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि मुस्लिम धर्म में शादी हो रही हो तो उसमें मेहर की राशि दी जाती है, यदि वो दी जाएगी तो वो भी दोस्तों क्या है, वो भी दहेज के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। और यदि लड़के वाले को या लड़की वाले को कोई भी उपहार दिया जाता है, उपहार स्त्री धन, तो वो भी दोस्तों क्या है, वो भी दहेज के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। या आप ले सकते हो, दे सकते हो। यदि आप दोस्तों मांग करते हो कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए, तो वो कानूनन अपराध है।
आगे बताता हूं दोस्तों, दहेज की स्थिति कई बार पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था कि दहेज की कितनी स्थितियां बनती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दहेज की 3 स्थितियां बनती है। एक तो विवाह से पूर्व, एक विवाह के समय और एक विवाह के बाद में। तो मैंने आपको लिख दिया दहेज की स्थितियां 3, एक तो विवाह से पहले, एक विवाह के समय और एक विवाह के बाद में। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि हम धारा किस प्रकार से याद करें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंदर आपको दोस्तों टोटल आपको दोस्तों 13 धारा पढ़नी पड़ेगी। 13 धाराओं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर दोस्तों अभी 13 धारा पढ़ लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों धारा नंबर 1 के अंदर क्या पूछा गया है, धारा नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों मैं आपको बता दूं। धारा नंबर 1 में एक तो अधिनियम का नाम, इसके अलावा इसका विस्तार पूरे भारत देश में लागू है और एक कब लागू हुआ था, ये तो आपको मिलेगा दोस्तों धारा 1 में। ठीक है, लगभग दोस्तों जो भी अधिनियम है उनकी धारा 1 में आपको क्या मिलेगा, एक तो अधिनियम का नाम और इसका विस्तार है जो खाका है दोस्तों, ये आपको मिलेगा। धारा 2 में मिलेगी दोस्तों परिभाषा, ध्यान से सुन लेना। धारा 1 में तो मिलेगा अधिनियम का नाम, विस्तार और लागू। और आपको यह भी पता होगा ये अधिनियम है दोस्तों वर्तमान में पूरा भारत देश में लागू है। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, तो पूरे भारत देश में लागू है। ठीक है, तो धारा 1 में आप क्या पढ़ोगे, अधिनियम का नाम, विस्तार और लागू। धारा 2 में दोस्तों परिभाषा, दहेज की परिभाषा जो मैंने आपको बता दी पहले ही कि दहेज की परिभाषा क्या है, तो धारा 2 में आपको पढ़ेंगे दहेज की परिभाषा। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है धारा 3 से। धारा 2 तक तो वो नहीं पूछता, लेकिन धारा 3 के अंदर पूछता है। तो धारा 3 में दहेज लेने व देने के लिए दंड, यदि कोई दहेज लेता है या दहेज देता है वो दंड की श्रेणी में आता है दोस्तों, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो धारा 3 में होगा दहेज लेना व दहेज देना, इसमें आपको कम से कम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। ध्यान से सुन लेना, धारा 3 के अंदर यदि आप दहेज लेते हो तो आपको 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 15,000 रुपए जुर्माना, या फिर आपने जो भी दहेज में मांगा है, मतलब कि एक तो जुर्माना 15,000 और इसके अलावा जो भी आपने दहेज में मांगा है उसमें जो भी ज्यादा होगा ना वो आपको चुकाना पड़ेगा। दहेज में आपने 15,000 से ज्यादा लिया है तो वो आपको वो देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कम रुपए लिए हैं तो 15,000 रुपए जुर्माना और कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है धारा 3 के अंदर। आगे बताओ दोस्तों धारा 4, आगे नंबर पे आती है धारा 4। इसके अंदर यदि आप दहेज मांग करते हो, दहेज की मांग करते हो कि मुझे फलानी चीज चाहिए, तो ये भी कानून अपराध है। धारा 4 के अंदर आता है दहेज मांगने के लिए दंड, इसमें दोस्तों न्यूनतम 6 माह, ध्यान से सुन लेना, न्यूनतम आपको 6 माह की दोस्तों सजा हो सकती है। इस अधिकतम दोस्तों 2 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, 2 वर्ष का। ठीक है, और जुर्माने की बात कर लूं तो 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया धारा 1 में है अधिनियम का नाम, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, इसका विस्तार कहां पर है। धारा 2 में है दोस्तों परिभाषा, जो मैंने आपको बता दिया दहेज की परिभाषा। धारा 3 में है दहेज लेने व देने वालों के लिए दंड। ठीक है, धारा 4 में है दहेज जो भी कोई मांगता है उसके लिए दंड है, न्यूनतम 6 माह का, अधिकतम 2 वर्ष का और 10,000 रुपए जुर्माना है। आगे बता दूं धारा 4A, ठीक है, धारा 4A के अंदर है विज्ञापन की पाबंदी। बहुत ऐसे भी होते हैं जो कोई भी नौकरी लगा और विज्ञापन मतलब कि अखबारों के अंदर न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि मेरा लड़का ऐसा है, इसको दुल्हन चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, गोरी चाहिए, इतनी फड़ी चाहिए और एक 4 व्हीलर भी चाहिए, ये लिखवा देते हैं ना। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल कानूनन अपराध है, विज्ञापन की पाबंदी। आप विज्ञापन में कहीं पर भी नहीं दर्शा सकते कि मुझे दहेज में फलानी चीज चाहिए, यदि आप करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको न्यूनतम 6 माह की और अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए जुर्माना है। तो 4A के अंदर क्या है, विज्ञापन की पाबंदी। आगे बता दो धारा 5 के अंदर है दोस्तों दहेज के लिए करार। बहुत ये होते हैं ना, पहले करार कर लेते हैं कि मैं तेरी लड़की से शादी कर दूंगा, मेरे लड़के की, लेकिन 1 बीघा जमीन मेरे नाम करवानी पड़ेगी, तो ये करार करते हैं ना, ये भी कानूनन अपराध है, धारा 5 के अंदर बताया गया है। धारा 6 के अंदर है दोस्तों दहेज का स्थानांतरण। बहुत ऐसे होते हैं बिचौले जो बीच में दोस्तों दहेज को लेकर उठ जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। कोई भी ऐसा हो जो बीच में मतलब कि अन्य कोई भी व्यक्ति दहेज धारण कर लेता हो, मतलब कि लड़के वालों के पास तो दहेज पहुंचता नहीं है, उससे पहले कोई तीसरा व्यक्ति दहेज को ले जाए, तो वो भी कानूनन अपराध है। इसमें आपको न्यूनतम 6 माह की और अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकती है और सबसे बड़ी बात है 10,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो मैंने आपको कितनी धारा बता दी,
धारा 6 तक मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स जरूर बना लेना। 20 मार्च तक आपका पूरा महिला एवं बाल अपराध कंप्लीट होने वाला है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। सभी धारा बता दी मैंने, दहेज की परिभाषा कब लागू हुआ, संशोधन कब हुआ, धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, धारा 3 में क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 4A में क्या है, धारा 5 में क्या है और धारा 6 में क्या है, ये मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं धारा 7 की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों अगली हमारी जो धारा आती है वो है धारा नंबर 7। 7 के अंदर क्या है, 6 धारा तो हमने पढ़ लिया है, 7वीं की ओर चलते हैं। तो धारा 7 में है संज्ञान लेना। यहां से दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धारा 8A में क्या है दोस्तों, धारा 8A में घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना। यदि आप भी शिकायत करना चाहते हो तो घटना जब भी घटना घटती है उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी पड़ेगी, ये धारा 8A के अंदर है। धारा 8B के अंदर क्या है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8B में क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। और धारा 9 के अंदर है, यदि केंद्र सरकार चाहे तो यहां पर संशोधन कर सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो यहां पर कानून लागू कर सकती है। धारा 10 के अंदर है राज्य सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। धारा 10 के अंदर है दोस्तों कि राज्य सरकार यहां पर संशोधन कर सकती है। तो ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आईपीसी की धारा से। 3 धारा है दोस्तों इंपोर्टेंट, धारा 304B, इसके अलावा दोस्तों धारा 406 और धारा 498A बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो हम आईपीसी की धारा की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप दहेज मांगते हो और ये अपराध करते हो तो आईपीसी की धारा के तहत आपको सजा होगी। अब कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो धारा 304B के अंदर क्या है, दहेज मृत्यु। यदि आप किसी औरत को, मतलब कि आपकी पत्नी है या कोई भी है, दहेज के कारण उसको प्रताड़ना करते हो, रोजाना पीटते हो और वो सुसाइड कर लेती है, वो मर जाती है, वो कुछ भी कर लेती है, मतलब कि दहेज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके ऊपर दोस्तों कानून कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। तो ये किसके अंदर है, धारा 304B के अंदर है। दहेज के कारण यदि मृत्यु हो जाती है, शादी के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है और घर वाले बोल देते हैं कि रोजाना दहेज के कारण इसको पीटा जाता है, इसके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, इसको सताया जाता है और वो सुसाइड कर लेती है, उसके कारण मृत्यु हो जाती है, दहेज की पिटाई के कारण, कैसे भी मान लो दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसमें कम से कम आपको 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दहेज मृत्यु, इंपोर्टेंट है दोस्तों। आगे बता दूं धारा 406 स्त्री धन वापस लेना। कोई भी स्त्री हो दोस्तों, अपना जो स्त्री धन है, जो भी उसको उपहार में दिया गया है, जो भी स्त्री धन दिया गया है, उसको वापस से लेना चाहती है और कोई भी व्यक्ति है उसको वापस नहीं दे रहा है, तो तब भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जो भी दोस्तों स्त्री धन है वो वापस मांगती है तो आपको 3 महीने के अंदर वापस लौटाना पड़ता है। यदि आप नहीं लौटाते हो तो आपको दोस्तों 3 वर्ष की सजा हो सकती है। यह आपकी बताया गया है धारा 406 के अंदर, आईपीसी की धारा 406 के अंदर। आगे चलता हूं, धारा 498A, इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है पति या पति के नातेदार द्वारा उत्पीड़न। यदि पति हो या फिर घर में कोई भी हो, यदि स्त्री के ऊपर दोस्तों प्रताड़ना करते हैं, इसके अलावा दोस्तों उसका उत्पीड़न करते हैं, तो उसमें भी आपको सजा होगी। उसमें सजा है 3 वर्ष की सजा। ठीक है, धारा 498A के अंदर है पति या पति के कोई भी नातेदार द्वारा हो, जो खून का रिश्ता हो ना दोस्तों, यदि वो प्रताड़ना करता है, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न करता है औरत का, तो उसमें आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। तो दोस्तों मैंने जो भी आपकी धारा थी इंपोर्टेंट, सभी धारा करवा दी है। यदि आपके अब भी समझ में नहीं आया है तो एक बार आप और वीडियो को देख लेना और इसका नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स बना के दोस्तों आपको बार बार पढ़ोगे ना तो सभी धाराएं आपके याद हो जाएंगी। आपको दोस्तों 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला दोस्तों अधिनियम है वो आपका सती प्रथा अधिनियम, वो भी मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं। मतलब कि 20 मार्च तक आपका महिला एवं बाल अपराध का जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो भी महिला बाल अपराध में जो भी आपका दोस्तों टॉपिक है, जो भी आपका सिलेबस है, वो 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 20 मार्च तक आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, सब जगह इसको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।